सभी का। तो हमें आशा है कि हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं चौथा वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपको तो आप सभी को पता है, इससे पहले भी हम आपके लिए वीडियो ला चुके हैं। हमने आपको 5 क्लासें लगातार करा दी। उसके आगे की क्लास हम आज कर रहे हैं, जिस क्लास के अंतर्गत हम आगे की ज्योग्राफी इंडियन मैप को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? महात्मा गांधी जलप्रपात। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। सबसे सुंदर जलप्रपात कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात। ये कहाँ पर बना है? मांडवी नदी पे। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? ये कावेरी नदी पर है। कहाँ पर? कर्नाटका में। एना व धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। कपिल धारा या कपिला धारा जलप्रपात ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी पे। ये कहाँ पर है? किस राज्य में है ये? मध्य प्रदेश में। चुलिया और पुनासा ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चंबल नदी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? ये भी मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। होंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। ये झारखंड में है। कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? इंद्रावती नदी पर है। डुडुमा जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? मजुकन नदी पर है, ये उड़ीसा में। नौकाली जलप्रपात दोस्तों कहाँ पर है? मेघालय में। भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हमारे भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कौन सी मिट्टी दोस्तों पाई जाती है? ये बीच का स्थान है, यहाँ पे पाई जाती काली मिट्टी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम। आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो राज्य हैं वो गंगा किनारे की एरिया पाई जाती है। तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर क्या पाया जाता है? लाल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। तो जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, खादर और बांगर। इसमें सबसे अच्छी उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? बांगर मिट्टी। इसकी अगर ट्रिक से हम इसे पढ़ेंगे तो अगर जानना चाहेंगे कई प्रकार की मिट्टियाँ हैं, तो उसको हम इस तरीके की ट्रिक से पढ़ेंगे। जलाकर लौट, यानी जा से जलोढ़ मिट्टी, ला से लाल मिट्टी, कर से यानी कि काली मिट्टी, और लौट काली को ही रेगुलर मिट्टी कहते हैं, और लौट को यानी लेटेराइट मिट्टी। राजमार्ग का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? अशोक को। दिल्ली से अमृतसर कौन सा हमारा राजमार्ग है? NH1, जिसे कहते हैं शेरशाह सूरी मार्ग। दिल्ली से कोलकाता और प्लस दिल्ली से पंजाब, यानी दिल्ली से कोलकाता यानी कि जाएंगे, और दिल्ली से पंजाब, दोनों NH2 और प्लस NH1 को जोड़ देंगे तो कौन सा बनेगा? GT रोड बनेगा, जिसे हम GT रोड कहते हैं। अमृतसर से श्रीनगर कौन सा हमारा? NH1A है। कौन है? NH1A। आगरा से मुंबई क्या है हमारा? NH3। आगरा से मुंबई NH3। दिल्ली से मुंबई कौन सा एक्सप्रेस वे है हमारा? NH8। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आप सभी जानते हैं, अभी जल्दी में उसका उद्घाटन हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे। ये 6 लाइन इधर, 6 लाइन उधर है, दोनों तरफ 6 लाइन है। NH3 व NH8 के बीच में निकाला गया है। ये इस वजह से निकाला गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं मुंबई और दिल्ली के बीच में बहुत भयंकर ट्रैफिक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। आप सभी जानते हैं वहाँ पे 2-3 बंदरगाह हैं। नावासिका बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है। इसके बाद आप जानते हैं अडानी ग्रुप का भी वहाँ पर बंदरगाह है, जिसका नाम मुंद्रा पोर्ट है। वो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह है, जिसके अंतर्गत वहाँ से काफ़ी रेलगाड़ियाँ, मालगाड़ियाँ, ट्रक काफ़ी गुजरते हैं। तो आप सभी जानते हैं वहाँ पर ट्रैफिक हद से ज़्यादा हो जाता है। इस ट्रैफिक को कम करने के लिए दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को बनवाया NH3 व NH8 के बीच। ये बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे है। मुंबई से चेन्नई कौन सा है? NH8। चेन्नई से कोलकाता NH5। कोलकाता से मुंबई NH6। यानी कि आप मुंबई से चेन्नई नीचे जाएंगे NH4, चेन्नई से कोलकाता जाएंगे NH5, कोलकाता से मुंबई जाएंगे आप सीधा बीच से मध्य प्रदेश होता हुआ तो NH6,
और वाराणसी से कन्याकुमारी जाएंगे तो हम NH7, पुणे से मछलीपट्टनम जाएंगे तो NH9, दिल्ली से फाजिल्का जाएंगे तो NH10, और सबसे छोटा हाईवे यानी कोची के वेलिंगटन द्वीप पर है NH47A जो केरला में पड़ता है। सड़कों का जाल बिछाने वाली परियोजना का दोस्तों क्या नाम है? सागरमाला परियोजना, जिसका नाम क्या है? सागरमाला परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग को रेल मार्ग से मुक्त बनाना, यानी आप सभी जानते हैं जब आप रेलवे के एरिया से गुजरते होंगे तो आपको फाटक लगा कहीं पे दिखता होगा। उस फाटक को क्रॉस करने के लिए एक कर्मचारी को रखा जाता है कि वो फाटक उठाएगा, तब गाड़ी आ रही है तो कोई वाहन रोके हैं उन वाहनों को निकालने के लिए वहाँ पे फाटक पे एक इंचार्ज होता है। उस अधिकारी का कोई काम नहीं होता है, बस यही काम होता है कि इधर उधर से वाहन आ रहे हैं उनको रोक के रखे जब तक रेलगाड़ी या हमारी ट्रेन ना निकल जाए। तो उसको बिल्कुल जो हमारे राजमार्ग निकाले गए हैं बड़े बड़े, उनको रेल मुक्त मतलब है उनके ऊपर से निकाल दिया गया है। तो इसलिए ये है कि हमारे जो भी राजमार्ग से गुजरेगा तो उसे वहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा, वो सीधा निकल जाएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग को रेल मार्ग से मुक्त करने का क्या कारण है हमने आपको बता दिया है। तो उसको खत्म करने के लिए कौन सी परियोजना चलाएगी? श्वेत भारतम परियोजना। हरित राजमार्ग कौन से राजमार्ग होते हैं? ये ग्रीन नेशनल हाईवे होते हैं जिनमें बीच में पेड़ पौधे लगते हैं, साइड में पेड़ पौधे लगते हैं, इन्हीं को कहते हैं ग्रीन नेशनल हाईवे। लेह से मनाली सबसे ऊंची सड़क है, आप जानते हैं मनाली और लेह लद्दाख ये कहाँ पे पहाड़ी एरिया में पड़ता है, तो वहाँ पर पहाड़ों को काट के जो सड़क बनाई गई है इस वजह से इसको सबसे ऊंची सड़क कहते हैं। पोरबंदर से सिलचर, ये हमारा पूर्व पश्चिम गलियारा है, पोरबंदर से सिलचर। श्रीनगर से कन्याकुमारी हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा है, ये NH44 के अंतर्गत चल जाता है। दोनों आपस में कटते हैं, यानी कि उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों आपस में कहाँ पे काटते हैं? ये झांसी में जाके दोनों मिलते हैं। सबसे लंबा NH4 श्रीनगर से कन्याकुमारी हमारा एक्सप्रेस वे है। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे कहेंगे आप तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, ये नवनिर्मित भारत का एक्सप्रेस वे है। ये सबसे चौड़ा में देखेंगे तो भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। पहले मेरठ के लिए जाने के लिए 3 घंटे 4 घंटे दिल्ली का सफ़र था, जब से ये एक्सप्रेस वे बना है लोग यहाँ पे ही रहने लगे हैं। 30-40 मिनट में वाहनों से अपना गाड़ियों से दिल्ली जाते हैं और शाम को अपने घर आ जाते हैं। ये एक्सप्रेस वे काफ़ी सुविधाजनक माना जाता है और बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे, ये सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। सबसे पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है? मुंबई से पुणे के लिए जो एक्सप्रेस वे है वो सबसे पहला है। चेनानी सुरंग या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहाँ पर है? 9.2 किलोमीटर, ये सबसे लंबी सुरंग है भारत की, जम्मू कश्मीर में। इसका क्या नाम है? चेनानी सुरंग या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इसकी 9.2 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये जम्मू कश्मीर में। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पहाड़ी एरिया है और जंगली एरिया ज़्यादा है, तो इस वजह से सुरंग के अंतर्गत वाहनों को निकालने में सुविधा होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आप सभी जानते हो कि बर्फ़ पड़ती रहती है जिसके कारण वाहनों में निकलने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए वहाँ पे सुरंग बना दी गई जिसका नाम है चेनानी सुरंग या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? 9.2 किलोमीटर। सबसे लंबा पुल कौन सा है? डोला सादिया या भूपेन हजारिका, जो अरुणाचल प्रदेश टू असम यानी 9 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश और असम में आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। उस ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी अपना मलबा ला के छोड़ देती है, तो जगह जगह मलबा छोड़ देती है, कहीं पे पानी है कहीं पे मलबा है। इस वजह से काफ़ी लंबा पुल बनाना पड़ा जिसका नाम है डोला सादिया या भूपेन हजारिका। ये अरुणाचल टू असम बना है 9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। हल्दिया से प्रयागराज, अब हम देखेंगे वाटरवे अपने, यानी कि जो गंगा में नदी में चलने वाले वाहनों को वाटरवे के अंतर्गत चलाते हैं, तो गंगा में कहाँ कहाँ पे वाटरवे बनाए गए हैं। तो हल्दिया से प्रयागराज नेशनल वाटरवे 1 है जो वेस्ट बंगाल टू यूपी चलता है। सादिया से डुबरी तक नेशनल वाटरवे 2 है जो असम में चलता है। कोट्टापुरम से कोल्लम नेशनल वाटरवे 3 है जो केरला से चलता है। आंध्र प्रदेश से पौंडुचेरी नेशनल वाटरवे 4 है जो आंध्र प्रदेश टू पौंडुचेरी चलता है। तालचेर टू धमरा नेशनल वाटरवे 5 है जो उड़ीसा में चलता है। अब देखेंगे हम कि समुद्र की दूरी किस में नापते हैं। तो समुद्र की दूरी हम किस में नापते हैं? बेस लाइन से नापते हैं, और समुद्र की दूरी को नापने में किलोमीटर का यूज नहीं करते हैं, उसमें हम नॉटिकल मीटर का यूज करते हैं। 1 नॉटिकल मीटर बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर के लगभग। अगर कोई कहता है कि वो व्यक्ति 1 किलोमीटर अंदर समुद्र में डूब रहा है, इसका मतलब आप समझ जाना कि वो 2 किलोमीटर दूर अंदर डूब रहा है, क्योंकि वहाँ की डिस्टेंस 2 किलोमीटर के बराबर 1 किलोमीटर होती है, ना कि 1 किलोमीटर रियल में। तो आप ऐसा ना करें, आप भूल कर भी पता चले 1 किलोमीटर के अंदर जाएं और आप उस आदमी को डूबता
ना बचा पाएँ और वो मर जाए तब तक। तो प्रयास करना जब भी समुद्र के एरिया में हो, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर अंदर क्या है, अगर कोई भी वो बताता है आपको 2 किलोमीटर, तो आप समझना ना 1 नॉटिकल मीटर यानी कि 2 किलोमीटर अंदर कोई चीज़ जो कुछ भी बताएगा वो चीज़ 2 किलोमीटर अंदर स्थित है। तो ध्यान रखिए 1 नॉटिकल मीटर बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ये समुद्र की दूरी नापने के लिए यूज किया जाता है। तो बेस लाइन से जो पहला 12 किलोमीटर यानी हमारी समुद्री सीमा है तमिलनाडु केरला के एरिया से, वहाँ से 12 किलोमीटर पहली एरिया पड़ती है, यानी 12 नॉटिकल मीटर। आप नॉटिकल मीटर समझ रहे होंगे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई लगभग करते हैं तो 24 किलोमीटर की जो एरिया पड़ेगी हमारी सीमा से, वो हमारी समुद्री सीमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हमारी समुद्री सीमा कहलाएगी। आप सभी जानते हैं समुद्री सीमा कहलाएगी हमारी। 24 किलोमीटर तक हमारी क्या कहलाएगी? समुद्री सीमा। बेस लाइन से 24 नॉटिकल मीटर यानी कि 24 दूनी 48 किलोमीटर तक हमारा संलग्न क्षेत्र होगा, जहाँ तक हम अपनी नेवी का यूज कर सकते हैं। नेवी की एरिया हो जाएगी 48 किलोमीटर लगभग, उसमें नेवी हमारी रहेगी। अगर वहाँ से कोई वाहन गुजरता है या कोई जहाज वगैरह गुजरता है तो उस पर टैक्स लेना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो 24 नॉटिकल मीटर यानी कि 48 किलोमीटर तक संलग्न क्षेत्र वो हमारे अंतर्गत आता है। बेस लाइन से 200 नॉटिकल मीटर को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मीटर तक क्यों कहते हैं? क्योंकि 200 नॉटिकल मीटर तक यानी 400 किलोमीटर लगभग 400 किलोमीटर तक हम मछली समुद्र से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, XYZ हम जो भी समुद्र में पाया जाएगा, हम अपने देश की सीमा से 400 किलोमीटर के एरिया तक हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। 200 नॉटिकल मीटर के बाद जो मिल जाए ले जाओ, यानी कि 200 ये मैंने क्यों कहा जो मिल जाए वो ले जाओ, इसका कारण है कि 200 नॉटिकल मीटर यानी 400 किलोमीटर, यानी कि देखोगे आप 400 किलोमीटर के बाद जो एरिया पड़ेगी उसमें विश्व का कोई भी देश आके अपना कुछ भी निकाल ले जाए, आप उसको रोक नहीं सकते। इस पर आपका अधिकार नहीं है। ये सबके लिए फ्री है। आप कुछ भी इसमें गैस है जो जहाँ पे मिल जाए भंडार वो आप लेकर जा सकते हैं। गुजरात तट का नाम कौन सा है दोस्तों? कठियावाड़ तट। महाराष्ट्र और गोवा तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट या सह्याद्री तट। कर्नाटक तट का नाम क्या है? केनारी तट। केरल तट का नाम दोस्तों क्या है? मालाबार तट। तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट, जो कावेरी व कृष्णा नदी के बीच पड़ता है। आंध्र प्रदेश प्लस वेस्ट बंगाल को क्या कहते हैं? जो उनका तट है दोनों का, वो क्या है? उत्कल तट, यानी महानदी व हुगली नदी के बीच पड़ता है। आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा के बीच कौन तट है? उत्तरी सरकार तट, जिससे कृष्णा व महानदी के बीच में पड़ता है। परमाणु घर को नियंत्रित करने के लिए किस छड़ का यूज करा जाता है? कैडमियम या बोरान की छड़ का यूज किया जाता है। परमाणु घर आप जानते हैं यूरेनियम से चलते हैं, बहुत ही खतरनाक यूरेनियम होता है। इसका ब्लास्ट हो जाए तो बहुत ही लोग मर जाते हैं, बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। इसका संक्रमण बहुत भयंकर होता है। इसके पास जो जाएगा वो मर जाता है, उसके बाद उसकी बॉडी को जो उठाने आएगा वो भी मर जाएगा। कैडमियम और बोरान की छड़ उसको कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। 1 ग्राम 100 ग्राम परमाणु घर में यूरेनियम जला दो तो वो 2-4 साल हम लोगों को, उत्तर प्रदेश को पूरी बिजली देता रहता है। बहुत ही खतरनाक और बहुत भी ऊर्जा वाला ये पदार्थ होता है। इसको क्या कहते हैं? नियंत्रित करना है। अगर जल गया है इसको शांत करने के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ का इसमें यूज करते हैं, तब ये शांत होता है। मंदक को नियंत्रित करने के लिए DTO का यूज करते हैं, स्पीड को कम करता है। यानी मंदक यानी इसकी गति को जब कम करते हैं, जब ये गति से भाप बनाता है, भाप को टरबाइन में जाके घुमाती है तो बिजली का निर्माण होता है। उस गति को भाप की कम करने के लिए हम भारी जल का यूज करते हैं। तो भारी जल का जब यूज करते हैं तो उसकी गति कम हो जाती है, जिसके कारण टरबाइन स्लो हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को रोकने के लिए किन 2 चीज़ों का यूज करते हैं? अगर यूरेनियम को ठंडा करना है तो बोरान या कैडमियम की छड़ डालेंगे, और उसकी गति को, भाप की प्रक्रिया को कम करना है तो हम DTO यानी भारी जल का यूज करेंगे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के तारापुर में। काकरा पर परमाणु रिएक्टर किसका है? काकरा पर, ये गुजरात में। केगा परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है? कर्नाटक में। तारापुर परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। रावत भाटा परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है? राजस्थान में। नरोरा परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है? यूपी में। कुणानपुल्लम तमिलनाडु तथा इसका नया परमाणु रिएक्टर एक है, ये कुणानपुल्लम तमिलनाडु में ही है, ये एक नया परमाणु रिएक्टर है। और कलपक्कम परमाणु रिएक्टर ये कहाँ पर पड़ता है? चेन्नई। ये दोनों कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के ही परमाणु रिएक्टर हैं। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। इसे कहते हैं ज्वारीय बंदरगाह। नया नाम इसका क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह यानी मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है ये भारत का।
नावासिका बंदरगाह या JNP जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सबसे ये आधुनिक बंदरगाह है नावासिका बंदरगाह। मुर्मुगांव बंदरगाह यानी कि ये गोवा में पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। मंगलोर बंदरगाह ये कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। कोची बंदरगाह कहाँ पर है? केरला में। इसको अरब सागर की रानी भी कहते हैं, किसको? कोची बंदरगाह को। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में दोस्तों। सबसे कम गहरा बंदरगाह है तो वो तूतीकोरिन बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। निगम आधारित बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। यहीं पे जहाज हमारे आके लग जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा सबसे कम गहरा बंदरगाह है, यहाँ पे जहाज़ों की पेतियाँ लड़ जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कम जहाज आते हैं। चावल निर्यात के लिए कौन सा हमारा बंदरगाह उपयोगी है? पारादीप बंदरगाह। नदी पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? कलकत्ता बंदरगाह, जो हुगली नदी पर है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह हमारा कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। प्राइवेट में सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? हमने बताया था आपको मुंद्रा पोर्ट, अडानी ग्रुप जो गुजरात में का हैंडल करता है, ये प्राइवेट में सबसे बड़ा पोर्ट है और ये काफ़ी बड़ा बन रहा है, अभी इससे विकास चल रहा है। पिपाऊ पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में। रिलायंस को दिया गया, ये भी प्राइवेट है। मछलीपट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा शिपयार्ड यानी जहाँ जहाज़ों को इकट्ठा किया जाता है, तोड़ा फोड़ा जाता है, यानी कि जहाँ पे बनाए जाते हैं, उसे कोची शिपयार्ड कहते हैं। भारत में बड़े जहाज बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं? कोची, केरल में। मझगांव डकयार्ड में पनडुब्बी निर्माण होता है। मझगांव महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पे पनडुब्बियाँ बनती हैं। देहांग, देहाग, नामदफा ये कहाँ पे पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ते हैं? असम में। केबुल लामजाओ कहाँ पे पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान? मणिपुर में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? सिक्किम। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मेघालय। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड। वाल्मीकि या उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उदयपुर। भीतरकनिका व गहिरमाथा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा। तो आपने देखा, हमने अपनी 5वीं वीडियो में देखिए कितना बताया था ज्योग्राफी, इंडियन मैप के बारे में। इस 6ठी क्लास में भी मैंने काफ़ी ज्योग्राफी की चीज़ें कवर की हैं। तो हमें आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमी या कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो हम आपके लिए लगातार वीडियो लेकर के आ रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम प्रयास करेंगे 1-2 दिन में कि हम आपकी इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म कर सकें। तो इसके बाद फिर हम वर्ल्ड मैप स्टार्ट करेंगे। तो हमें आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम आप सभी से अगले वीडियो में।